नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। सबसे पहले तो आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में हिंदी दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना काल अवश्य है, वो तरीका शायद ना दिख पा रहा हो जो पहले दिखता था हिंदी उत्सव मनाने का, हिंदी दिवस मनाने का। लेकिन हिंदी दिवस को मनाने की क्या परंपरा है, किस तरह से इसे मनाया जाता है, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हमारे साथ जो मनीषी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, वे बताएंगे हिंदी दिवस के बारे में। तो हमारे साथ राजीव शर्मा जी सीधा जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले तो ND24 में। जी धन्यवाद। और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, राजीव शर्मा जी एक ऐसे कवि, एक ऐसे प्रोफेसर और आशु कवि के तौर पर इनकी एक अलग पहचान है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनकी कविता का लोहा माना जा चुका है और ये इंदौर में रहते हैं। प्राध्यापक के तौर पर अपनी सेवाएं कई वर्षों से दे रहे हैं, लेकिन इनकी एक अविरल छवि है, वो इन्हें औरों से अलग करती है, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि साहित्य के क्षेत्र में। पुनः राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी शुभकामनाएं जी, धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये बात अवश्य जानना चाहूंगा कि हिंदी दिवस को एक अलग तरह से मनाने का जो हमारे यहाँ रिवाज है, इस पर थोड़ा सा आपसे मैं रोशनी डालना चाहूंगा। हिंदी दिवस को मनाने का एक अलग रिवाज अपने यहाँ जो प्रारंभ हुआ, दरअसल 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जी इस बात का प्रस्ताव रखा कि हिंदी दिवस मनाया जाना चाहिए। हालांकि वो सही तौर पर राजभाषा दिवस है, क्योंकि हिंदी अभी तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं हुई है। जी और 1953 में जाकर हिंदी दिवस का शुभारंभ हुआ और हिंदी दिवस को मनाने के पीछे मकसद इतना रहा कि हिंदी जो हिंदुस्तान के ज्यादातर नागरिकों की आम फहम भाषा है और इस समय तो न केवल हिंदुस्तान के नागरिकों की बल्कि विश्व स्तर पर भी एक बड़ी भाषा के रूप में हिंदी उभरी है। तो हिंदी दिवस को मनाने के लिए सबसे बेहतर तरीके जो अभी तक भारतवर्ष में अपनाते चले आए हैं हम लोग और शासन प्रशासन के स्तरीय अधिकारी, वो ये है कि खासतौर पर युवाओं के बीच हिंदी की निबंध स्पर्धाएं होती है, हिंदी की कविता स्पर्धाएं होती है, हिंदी के लेख लिखे जाते हैं, अखबारों में हिंदी से संबंधित वर्ग पहेलियां इन दिनों खासतौर पर प्रस्तुत होती हैं। तो कुल मिलाकर जैसे आपका चैनल भी जो कार्यक्रम कर रहा है, ये हिंदी दिवस का कार्यक्रम है, तो कमोबेश इसी तरह की अनेक गतिविधियों के एक सांगोपांग संग मिश्रण से मनाया जाता है इस सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामल भारत भूमि में अपनी भाषा का उत्सव हिंदी उत्सव। मान्यवर, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वाकई में आपको सुनना बहुत सहज होता है। तो मैं कुछ कविताएं, कुछ आशु कविताओं के एक झड़ी आपसे चाहूंगा ताकि हमारे दर्शक भी आपकी उस कला को देख सकें जिसके लिए आप काफी प्रख्यात हैं। जी, तो क्योंकि हिंदी का मसला है इसलिए हिंदी के संदर्भ में ही आपके समक्ष मैं कुछ पंक्तियां पेश कर रहा हूं कि हिंदी की जमीन, हिंदी की खाक से उभरते चलो, हिंदी की जमीन, हिंदी की खाक से उभरते चलो, बढ़ो दिलेरों, अंधेरों से जंग करते चलो, सिसकती रात का ढांचा पिघलने वाला है, सहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। ये कविता की पंक्तियां मैं तब कह रहा हूं जब मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी के डीन डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय का एक विश्व स्तरीय शोध जो उन्होंने अपने 22 विद्यार्थियों के साथ किया था, उसमें ये बात उभर के सामने आई है कि इस समय हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी और स्पेनिश को इस विश्व में 60 करोड़ लोग बोलते हैं, जबकि चीन जो सबसे बड़ा देश है वहां की भाषा मंदारिन को 1 अरब 11 करोड़ लोग बोलते हैं। लेकिन गौरव होना चाहिए हमें कि इस समय हिंदी को
1 अरब 30 करोड़ लोग बोल रहे हैं। इस तरह हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हो चुकी है। और तब मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी है रंग तिरंगे का, हिंदी भारत की भाषा है। वाह। हिंदी है रंग तिरंगे का, हिंदी भारत की भाषा है। हिंदी की सेवा करें सभी, ये जनमन की अभिलाषा है। वाह। हिंदी की सौरभ जगव्यापी, हिंदी की सौरभ जगव्यापी, ये तुलसी का गहना है। और सूरदास मीरा कबीरा संग जय जय हिंदी कहना है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा जिसने विश्व के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में भारत के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी, अपनी दस्तक दे दी। वहां पर हिंदी पर शोध हो रहे हैं। हिंदी को विश्व के सारा भाषा वैज्ञानिकों ने सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि के रूप में स्वीकार किया है। तो हिंदी हमारा गौरव है। न केवल ये भारत माता के ललाट पर लगी हुई सौभाग्य सूचक बिंदी है, बल्कि हिंदी विश्व माता के ललाट पर दमकती हुई ही कहा जाए तो सौभाग्य सूचक बिंदी इन दिनों हो चुकी है। वाकई में मान्यवर, आपकी इस वाणी को सुनकर दर्शकों में भी काफी उत्साह जग रहा होगा। ये बात तो हुई आपके पद्य क्षेत्र की, लेकिन हम जानते हैं कि गद्य क्षेत्र में भी आपका हाथ उतना ही मजबूत है, क्योंकि न केवल कई वाद विवाद प्रतियोगिताओं के मंच को आपने सुशोभित किया, ऐसे छोटे छोटे पौधों को आपने संवारा जो आज देश विदेश में भारत का नाम और मां भारती का नाम रोशन कर रहे हैं। गद्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, ताकि हमारे दर्शक आपके गद्य ज्ञान का भी आनंद ले सकें। जी जी जी। तो आदरणीय विवेक भैया, चूंकि हिंदी दिवस का अवसर है और गद्य में कुछ बातें मुझे आपके समक्ष रखनी है जैसा आपने आदेशित किया है, तो मैं निवेदित कर रहा हूं आपको। जी जी जी, ये आपकी जरा नवाजी है, आपकी भी नम्रता है। तो विवेक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी जो है, दरअसल ये भारत की संस्कृति को अभिव्यक्त करने की क्षमता धारण करने वाली एकमात्र भाषा है। क्योंकि हिंदी के अलावा यदि किसी अन्य भाषा में, हम सामान्यतः अंग्रेजी की बात होती है हिंदी दिवस के अवसर पर, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, हाँ अंग्रेजियत का विरोधी जरूर हूं। तो हम अपनी बात को यदि अपनी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में कहते हैं, जैसे इन दिनों गणेश उत्सव चल रहा है, हम कहते हैं गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी को यदि हम अंग्रेजी में बोले बर्थ डे ऑफ लॉर्ड गणेशा, तो अब देखिए इन दोनों शब्दों के बोलने से अर्थ और प्रतिबिंब और नेत्र पटल के समक्ष उभरने वाले चित्रों के रंग ही बदल जाते हैं। जैसे जब हम कहते हैं गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी कहते ही हमारे आंखों के समक्ष एक दृश्य उभरता है। इसमें दृश्य आता है कि कोई गणेश जी का मंदिर है, रिद्धि सिद्धि गणेश जी के दाएं बाएं विराजित है, लाइटिंग हो गई है, गणपति बप्पा मोरिया के का उद्घोष हो रहा है, मोदक बांटा जा रहा है, और इस तरह से भगवान गणेश का जन्म हो रहा है। ये गणेश चतुर्थी कहते ही हमारे आंखों के सामने एक ये छवि आती है। लेकिन इसे हम कहें बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा या बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेशा, पर जब हम कहते हैं बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेशा, तो इसका स्पष्ट जो चित्र हमारे समक्ष आता है वो ये होता है कि जैसे पार्वती माता किसी मैटरनिटी होम में भर्ती है, ऑपरेशन हो रहा है, गणेश का जन्म हो रहा है, मोमबत्तियां बुझाई जा रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जा रहा है। यह अंतर केवल भाषा के कारण आ गया, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति यदि अभिव्यक्त होगी तो वो अपनी हिंदी भाषा में होगी। इसीलिए तो ऐसा कहते हैं कि हिंदी की सबसे बड़ी ताकत हमारी अपनी ग्रहणशीलता है। हिंदी से अनेक शब्द दुनिया की सारी भाषाओं ने लिए हैं, और हिंदी ने भी दुनिया की अन्य भाषाओं से कई शब्द लिए हैं, और हिंदी की ग्रहणशीलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि हिंदी अपने मूल रूप में कभी कट्टर नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत की सबसे बड़ी बेटी है। इसलिए संस्कृत के अनुसार सभी को आत्मसात करने के गुण भी हिंदी में शामिल हैं। और यही कारण है कि कई विदेशियों ने हिंदी की व्याकरण पर, हिंदी की कविताओं पर, हिंदी के गद्यों पर बड़े बड़े शोध करने के बाद
ये निष्कर्ष निकाला है कि कंप्यूटर के लिए भी यदि इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा मुफीद भाषा कोई हो सकती है तो वो गौरव कीजिए अपनी हिंदी है, क्योंकि हिंदी की देह में कट्टरता का कलुषित रक्त नहीं है। हिंदी की देह में कट्टरता का कलुषित रक्त नहीं है। सीधी सादी प्रेम पुजारी है ये, बगुला भक्त नहीं है। कनक कामिनी की खातिर इसने न कत्लेआम किया, नहीं लुटेरा बनकर इसने कभी कोई कोहराम किया। हाथ उठाना कभी इसका बेबस पर मजलूमों पर, कभी नहीं इसने अंगारे बरसाए मासूमों पर। कुचला नहीं कभी भी इसने कुसुमों को कलिकाओं को। भक्ति कहा है, योग की शक्ति कहा समुदायों को। रोम रोम में कण कण में प्रभु की सत्ता को जाना है। नहीं पराया गिना किसी को, सबको अपना माना है। ये संवेदना की सरिता है, ये संवेदना की सरिता है, ग्राह्यता की जगमग बिंदी है। और इसीलिए तो गर्व से कहते हैं हम हिंदी हैं, हम हिंदी हैं, हम हिंदी हैं। गर्वित करने वाली ये पंक्तियां सुनकर वाकई में मन में उत्साह के इतने हिलोरे उठते हैं। और जिस तरह से आपने भाषाई विज्ञान को समझाया और उसको आपने साहित्य से जोड़ा कि किस तरह से वो अपने आप को और विस्तार देती है, और जो भाषाई विज्ञान का आपने एक सचित्र वर्णन कर दिया, वाकई में से सचित्र वर्णन कहूंगा। चूंकि मान्यवर न केवल आप शिक्षक के तौर पर आपने कई छोटे छोटे शिष्यों को तैयार किया, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो आज देश प्रदेश विश्व तक में एक पताका फहरा रहे हैं। आपने चूंकि पत्रकारिता का भी प्रतिनिधित्व किया है, जो कि मुझे जानकारी पता चली है। पत्रकारिता से हम देखते हैं कि हिंदी में जितना समाचार पत्र छपते हैं, जितने हिंदी के न्यूज चैनलों का प्रसारण होता है, ये वाकई में अतुलनीय है। लेकिन जब हम देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन में, कई लोग कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजी चैनल को देखो, उस पर जो चीज आ रही है तब उसकी स्पष्टता निर्धारित होगी। इस दोहरे मापदंड को आप किस तरह से देखते हैं आज के समय में? देखता हूं कि देश 700 तक 1947 से पहले अलग अलग उपादानों का गुलाम रहा, और हम में आत्महीनता का इतना ज्यादा बोध आ गया कि हम आज भी अंग्रेजी बोलने वाले, अंग्रेजी लिखने वाले या अंग्रेजी दा व्यक्ति को अपने से अधिक महत्व देते। हमें लगता है कि ये शायद हमसे अधिक योग्य, ये हीन भावना है। और ये हीन भावना इसी कारण, जैसे इस समय हिंदी विश्व की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी तो इस धरती पर कुल जमा देश 195 देशों में से केवल 13 देशों में बोली जाती है। उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि अंग्रेजी विश्व भाषा है, जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि हिंदी इस समय विश्व की भाषा है, जिसका जिक्र मैंने पिछले अपने उद्धरण में डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय का जिक्र करते हुए किया। लेकिन हमारे अंदर आत्महीनता का बोध इतना ज्यादा है कि हम अभी भी ये नहीं मानेंगे कि हिंदी विश्व भाषा है। हम उसे तब मानेंगे जब कोई विकिपीडिया, जब कोई मार्क जुगरबर्ग आके कह देगा कि भाई हिंदी भाषा आपकी विश्व की भाषा है, तो हम चिल्ला चिल्ला कर मानने लगेंगे। तो ये आत्महीनता का बोध जो हमें सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद लॉर्ड मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने सुनियोजित तरीके से शिक्षा पद्धति के माध्यम से हमारे अंदर रोपित किया, वो हमारी जनरेशन में, हमारी पीढ़ियों में, हमारी पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में अभी तक ऐसा जज्ब है कि हम हिंदी के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति अभी भी गौरव की भावना से नहीं भर पाए हैं। जरूरत है कि हम आत्महीनता के बोध को छटक कर दूर फेंक दें और विवेकानंद की तरह स्वाभिमान को धारण करें और कहें कि हम विश्व भाषा थे, हम विश्व भाषा हैं, और आने वाले समय में हिंदी विश्व भाषा के रूप में विश्व के नक्षत्राकाश पर बहुत ही दैदीप्यमान तरीके से ऐसी जगमगाएगी कि विदेशियों की सारी धारणाएं, विदेशियों के सारे शोध धरे रह जाएंगे, और ये तुलसीदास की भाषा, ये सूरदास की भाषा, ये मीर और कबीर की भाषा, ये प्रेमचंद की भाषा, ये पूरे विश्व पर अपनी योग्यता का परचम फहरा रही है और फहराती रहेगी। वाह, कई आप
की ही बात को मैं थोड़ा सा और आगे विस्तार करते हुए ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षाविद हैं, जो इस कार्यक्रम को जी देख रहे होंगे, या सरकार जी। में शिक्षा विभाग से जुड़े लोग, वे हिंदी भाषा को और भी ज्यादा व्यापक बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? सबसे पहला प्रयास तो उन्होंने ये करना चाहिए कि चूंकि जो दुनिया में सर्वाधिक सशक्त देश माने जाते हैं, उन देशों के राजदूतों से मिलने का सौभाग्य मुझे भारत की संसद भवन में बलराम जाखड़ जब लोकसभा के अध्यक्ष थे, जी तब एक विश्व स्तरीय कवि सम्मेलन में मिला। तो दुनिया के में 5 राष्ट्र सबसे ज्यादा सशक्त माने जाते हैं, जी जिन्हें वीटो पावर है, और वो 5 राष्ट्र हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। तो जब इन 5 देशों के राजदूतों से मैंने पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी ताकत, स्ट्रेंथ क्या है, जी तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी अपनी राष्ट्रभाषा है। लेकिन ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि हमारा एक देश है भारत, हमारा एक ध्वज है तिरंगा, हमारे एक संविधान है संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य के नाम से, धर्मनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। हमारा एक राष्ट्रीय पशु है बाघ, हमारा एक राष्ट्रीय पक्षी है मोर, हमारा एक राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल। मगर ये दुर्भाग्य है कि हमारी एक राष्ट्रभाषा अभी तक संविधान के स्तर पर है नहीं। तो एक शिक्षाविद के नाते मैं ये महसूस करता हूं कि सबसे पहले तो इस बात का हलफ उठाना चाहिए कि हम संविधान के स्तर पर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे, क्योंकि इन 5 देशों के का कोई भी नागरिक अपनी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में हस्ताक्षर तक नहीं करता। वाह, लेकिन ये हमारा देश है साहब, अपना देश है, जहां पर जिसे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती, मैं मेरे इंदौर शहर के सरवटे बस स्टैंड पर इसी किसी हम्माल से कोई बिल पर हस्ताक्षर करवाता हूं कि भैया ये मुझे विश्वविद्यालय में देना है पास करने के लिए, और मान लो उसका नाम रामपाल है, तो उसे बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, तो भी वो अपने हस्ताक्षर कैपिटल अंग्रेजी में टेढ़े मेढ़े RAMPAL लिखेगा, रामपाल बताएगा। यानी वो भी आत्महीनता के बोध से इतना ग्रसित थे कि यदि हिंदी में हस्ताक्षर कर दे तो उसे लगता है कि इससे उसकी अहमियत कम हो जाएगी। एक शिक्षाविद होने के नाते मैं ये सोचता हूं कि सारे शिक्षाविदों को अपने हस्ताक्षर अनिवार्यतः हिंदी भाषा में करना चाहिए, ताकि एक ऐसा सेतु बने इस भाषा का जिस पर से सारे सरकारी और सारी असरकारी योजनाएं और गतिविधियां हिंदी के पुल से ही गुजरे, ऐसा मेरा सोचना है। मान्यवर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं, आप अंग्रेजियत के विरोधी हैं। मान्यवर, आप क्या मानते हैं, बीते जो 20 वर्षों में, यानी 2000 से 2021 तक का जो आप समय देखते हैं, इस दौरान ये भारत वर्सेस इंडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजियत इन्हीं शब्दों में छिपी हुई है, एक हमारा भारत है तो दूसरा इंडिया है, आप इसके तुलनात्मक अध्ययन को किस तरह से देखते हैं मान्यवर? भारत और इंडिया के तुलनात्मक अध्ययन को मैं इस तरह देखता हूं कि 8 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मैकाले नाम के, लॉर्ड उनके लिए होगा, भारत के लिए तो फ्रॉड मैकाले कह सकते हैं हम, उन्होंने ब्रिटिश संसद में एक भाषण दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद मैंने ये पाया कि भारत में एक भी व्यक्ति चोर नहीं है, एक भी व्यक्ति भिखारी नहीं है, एक भी बार यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, एक भी व्यक्ति यहाँ बेरोजगार नहीं है। तो ब्रिटेन के संसद सदस्यों ने कहा कि मैकाले साहब, आप भारत की तारीफ कर रहे हो, हमें तो ये बताओ कि जहां ये सब कुछ नहीं है वहां हम अपना अमिट शासन कैसे चला सके। तो मैकाले ने कहा मैं वही बताने जा रहा हूं। मैकाले ने आगे अपनी बात को कहा, ये बात ब्रिटेन के संसद के इस पुल पर आज भी रिकॉर्डेड है और इसे मैं सुनकर आया हूं। मैकाले साहब कह रहे हैं कि मैं इस देश को गुलाम बनाने का केवल एक ही तरीका बता रहा हूं कि यहाँ के जो विद्यालय हैं उन्हें कॉन्वेंट शिक्षालय में बदल लिया जाए। विद्या और शिक्षा में बड़ा अंतर है। शिक्षा केवल बॉडी केंद्रित होती है, शिक्षा मनुष्य को देह मानती है, और विद्या मनुष्य को देह नहीं आत्मा मानती है, जो हमारी गीता कहती है ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो हमारे यहाँ कॉन्वेंट कल्चर रोप दिया गया, और कॉन्वेंट कल्चर रोपने का परिणाम यह हुआ
कि गांवों के विद्यालयों में पढ़ने वाला विद्यार्थी तो भारत का हो गया, गांवों में पढ़ाने वाले शिक्षक तो भारत के शिक्षक हो गए, शासकीय और गरीब स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भारत के हो गए। लेकिन ये 5 सितारा 7 सितारा कॉन्वेंट स्कूल जहां लाखों रुपए फीस लगती है, उन्होंने इस भारत के अंदर एक इंडिया पैदा कर दिया। और भारत और इंडिया का ये जो अंतर हमारे सामने आया, इसका मूल कारण ही भाषा है। जो अंग्रेजी दां है, उनके अंदर एक एलिट क्लास होने का, उनकी रगों में एक अहंकार बहने लगा, और ये जो भारत के हैं उनके अंदर आत्महीनता का बोध भर दिया। तो इंडिया वो जो समर्थ है, लेकिन समर्थ होने के बावजूद राष्ट्रभाषा को आत्मसात नहीं कर रहा है, और भारत वो जो समर्थ नहीं है, उसके बाद भी अपनी चौपाइयां तुलसी की हिंदी में गाता है, अपने पद सूरदास के पदों में गाता है, अपना तानपुरा मीरा की आवाज में छेड़ता है। ये है वैसा भारत और इंडिया के बीच का मूल अंतर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस कार्यक्रम के जाते जाते एक अंतिम सवाल जरूर पूछूंगा, जो हमारे दर्शक, जो माँ भारती के सच्चे उपासक हैं, जो माँ हिंदी को सदा प्रणाम करते हैं, वे किस तरह से, क्योंकि आपने कहा एलीट शब्द, मैं माफी के साथ अंग्रेजी शब्द का उपयोग कर रहा हूं इसमें, लेकिन ये स्टेटस का जो शब्द हो गया है, इसमें वे हिंदी को कैसे बचाए रखेंगे? एक अंतिम प्रतिक्रिया। हिंदी की सबसे बड़ी ताकत ग्रहणशीलता, इसलिए सबसे पहले तो वे शब्द जो भारत के अवाम में आम फहम भाषा के रूप में जुड़ चुके हैं, हम उसका प्रयोग वैसे ही करें। हमारे शासकीय हिंदी के अनुवादक जो हैं, वो जब तर्जुमा करने जाते हैं अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में, तो उसे इतना कठिन कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि इससे तो अच्छी अंग्रेजी है। तो अनुवादकों से मेरा निवेदन है कि हिंदी का सरलीकरण करें। जो शब्द, जैसे हमारे हजारों शब्द जब अंग्रेजी ने लिए हैं, तो हम उनके कुछ शब्द अपने यहाँ ले सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस देश के नागरिक अपने SMS हिंदी में करें, इस देश के नागरिक अपना पत्र व्यवहार हिंदी में करें, अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें, और एक काम और करें, हो सके तो एक रुपए का पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम लिखें कि इस देश की उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जितने निर्णय होते हैं, वो अभी तक केवल अंग्रेजी में होते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि अंग्रेजी के साथ ही ये सारे के सारे निर्णय हिंदी में भी हों, ताकि इस राष्ट्र का न्यायालय क्या निर्णय दे रहा है, आपके जितने भी सुझाव हैं, इस सब पर गौर करना चाहिए। और वाकई माँ हिंदी के लिए जो आपके जितने सलाह है, जितने सलाह, वो सब कम पड़ जाएगी। लेकिन हमारे साथ समय भी कम हो चुका है। हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुभकामनाएं जी राजीव सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिंदी दिवस पर इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत, और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।